शुरू करो नया जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। यस मैम। हाँ, मौज 10th 12th कब हुआ, कहाँ से किया आपने? मैम मैंने स्वयं पाठी के रूप में 2012 में 10th की थी और 2014 में मैंने 12th की थी। कहाँ से किया आपने ये? मैम मेरा स्वयं पाठी के रूप में था, पर मेरा सेंटर जोधपुर था और राजस्थान जो अच्छा, अजमेर और बोर्ड है वहाँ से। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैम मैंने जयनारायण व्यास महाविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसके केएम कॉलेज से किया, जोधपुर से 2017 में। 2017 में किया आपने। और पोस्ट ग्रेजुएशन? मैम मैंने कोटा ओपन जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वहां से 2020 में मैंने किया है एमए लोक प्रशासन विषय से। तो आपके 10th में इतना गैप क्यों रहा है? मैम मैं जालोर से हूँ, तो वहाँ पे महिला शिक्षा को और इवन ऑल जो सारी शिक्षा है उस किसी को भी शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जाती। तो शुरुआत में मुझे शिक्षा नहीं मिली थी, 5वीं तक ही मिली थी। उसके बाद में मैम जब मैं 17-18 साल की हुई तो मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो घर वालों को सबको मनाते मनाते मुझे 22 साल की उम्र हो गई। उसके बाद में मैम मैं 10वीं कर पाई थी। तो आपने क्या संघर्ष किया और आपको क्या लगता है कि एज एन एसडीएम आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? मैम मैं खुद जहाँ तक फील करती हूँ कि शिक्षा के पिछड़ने के 2-3 कारण है। मुख्य रूप से पहला कारण तो शुरुआत में जो आधारभूत ढांचा था शिक्षा का, हालांकि अभी काफी डेवलप है, तो वो विकसित नहीं था। मेरे खुद के गांव में 5वीं तक की स्कूल थी। दूसरा, पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। तो हमें उसको भी माता पिता को भी कैंपेनिंग के द्वारा या सभाओं द्वारा जागरूक करना होगा शिक्षा के लिए, कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाना या शिक्षा सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं होती, शिक्षा के बहुत सारे आयाम होंगे। ये भी कर सकते हैं। तीसरा, इसमें जो एनजीओ वगैरह है उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि वो और बड़े स्तर पे शिक्षा को बढ़ावा दे। ये 3-4 उपाय हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जो महिलाओं की शिक्षा के लिए स्पेशली काम कर रही है? और मैम सबसे बड़ी तो हमारा जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है उसी में भी बच्चियों को ओवरऑल शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल है, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय है या मेवात विद्यालय है, वो भी है। इसके अलावा मैम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का एक बहुत देशव्यापी है, तो उसमें जो बच्चियों के प्रति व्यवहार को चेंज करने की जो भूमिका है, उससे लोगों का काफी माइंड सेट में बदलाव आया है। तो ये कुछ मुख्य रूप से है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम जो बच्चियों के, लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करती हो? एक मैम एक तो मेवात विद्यालय में है, और सॉरी मैम अभी मैं एक शारदा ये सदन भी है, एक शारदा सदन। मेवात और विद्यालय तो, मेवात विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे ना, सब जगह तो नहीं होंगे? कस्तूरबा गांधी मैम विद्यालय है वो काफी जगह जो शिक्षा के रूप में पिछड़े जिले हैं वहाँ पे है मैम। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, शायद ये केंद्र सरकार की योजना जहाँ तक मुझे ज्ञात है। और मेवात विद्यालय है वो मेवात क्षेत्र में ही है। और शारदा जो आवासीय सदन है वहाँ पे भी बच्चियों को मतलब हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में शिक्षा दी जाती है। अच्छा, राजश्री योजना के बारे में सुना है आपने? चिराली योजना के बारे में? चिराली योजना के मैम बारे में सुना। क्या है ये योजना? राजश्री योजना मैम जो हमारा जेंडर जो गैप है उसको भरने के साथ साथ में बच्चों को शिक्षा को भी बढ़ावा देना, दोनों के लिए। राजश्री में बच्चियों के जन्म से लेके उनके जो 12th तक की शिक्षा है उसमें अलग अलग चरणों में, टोटल 6 चरणों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं बच्चियों पे को। और चिराली योजना मैम अभी मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आई एम शक्ति फंड के बारे में सुना है आपने? जी मैम। क्या है ये आई एम फंड और कितने अमाउंट का फंड है ये? मैम मैं राशि तो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, पर आई एम शक्ति फंड जो निधि है उसके तहत
और महिलाओं के जो ओवरऑल विकास के लिए सरकार कार्य करती है, एक ही छत के नीचे उनके सुरक्षा से लेके उनके कौशल विकास से लेकर शिक्षा का लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन सब के लिए कार्य करती है। तो इसमें कितनी योजनाएं आती है आयम शक्ति योजना में? 5 तरह की योजनाएं हैं, वो आपको याद है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं इसमें? माफी चाहूंगी मैम, मुझे एग्जैक्ट उनके नहीं नाम पता। चलो कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप एक गांव में पोस्टेड हैं, मतलब एक किसी एरिया में पोस्टेड हैं आप एज एन एसडीएम, और आपको एक सूचना मिलती है कि एक गांव है जिसमें एक एएनएम को लगाया गया है ना, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर समझ लो या नर्स समझ लो। लेकिन वहां पे क्या, जो गांव के प्रबुद्ध लोग हैं उसको टिकने नहीं देते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं। वहां पे कोई भी वो उस सीएचसी पे कोई भी एएनएम रह नहीं पाती है। आपको सूचना मिली है तो आप क्या करेंगे, क्या स्टेप उठाएंगी उस महिला की सुरक्षा से रिलेटेड, और वहां पे उनको, महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगी? मैम इसमें दो तरीके से प्रयास किए जा सकते हैं, ये समस्या नॉर्मली गाँवों में होती भी है। तो इसके लिए एक तो जो उस महिला जो एएनएम है उसको, जो उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ में एक सख्त कार्रवाई की जा सकती है ताकि वो आगे से नहीं करे। दूसरा, उसको गांव में ही रहना है तो बाकी जो समूह है उसको उसके सहयोग में हमें खड़ा करना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई समस्या आए तो वो लोग, बाकी लोग उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाए, जिसमें विशेषकर जो महिला है या जो आम जन है उनको शामिल किया जा सकता है। और दूसरा, जो मिसबिहेव कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोनों तरीके से इसमें अप्रोच रहेगा। अच्छा, और आपने आरपीएस भरा है अपनी प्रेफरेंस में? जी मैम। आपको मालूम है पुलिस की हियरार्की क्या होती है? टॉप टू बॉटम, कांस्टेबल से लेकर के टॉप रैंक तक की हियरार्की क्या है? जी मैम, कांस्टेबल है, फिर हेड कांस्टेबल है, उसके बाद में एएसआई है, फिर एसआई है, फिर सीआई है, और फिर एडिशनल एसपी, एसपी, और फिर रेंज स्तर पे आईजी है, उसके बाद में डीजीपी। अच्छा, बस यही है हियरार्की में? फिलहाल तो मुझे इतना ही लगा। ठीक है। आप एक कृषक फैमिली से बिलोंग करती हैं, वहाँ ज्यादातर जालौर में कृषि का बहुत ज्यादा है। कृषि कल्याण कोष के बारे में सुना है आपने? जी मैम, ये बता हमारे सकेंगे क्या है ये कृषि? जी मैम, इसमें जो कृषि में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई आपातीय स्थिति के लिए सरकार जो फंड जुटाएगी, शुरुआत में 1,000 का था, अभी इसको 2,000 का कर दिया है। और ये कृषकों के कल्याण के लिए बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। और कुसुम योजना क्या है? कुसुम योजना मैम जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए है। और इसमें तीन जो फैक्टर है, ए, बी और सी, जिसके तहत ए के तहत तो जो पुराने सोलर पंप है उनको अपग्रेड किया जाएगा, बी के तहत जो नए सोलर पंप लगाए जाएंगे, और सी के तहत जो है उसमें सोलर प्लेट्स के माध्यम से सौर ऊर्जा किसान बनाएंगे अपनी व्यर्थ भूमि पे, और उसको फिर सरकार को नेट ग्रेडिंग के माध्यम से बेचेंगे भी, तो उससे आय की चलिए अतिरिक्त ठीक है। जी। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लक्षद्वीप में आजकल एक बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, लक्षद्वीप में काफी उथल पुथल मची हुई है। क्या आपको पता है कि लक्षद्वीप में अभी क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण वहाँ काफी लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं? मैम वहाँ के जो स्थानीय सरकार है उनके द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं डेवलपमेंट को लेके, जो उसको लेके कोई विवाद है मैम, मैं एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू मोर जी। नेक्स्ट मेंबर ले लीजिए। थैंक यू मैम। योगेंद्र जी शुरू कीजिए। सर आपकी ये आवाज ऑन नहीं करना आ है, ये योगेंद्र जी ऑन करना उसको, माइक ऑन नहीं। अब आ रही है आवाज? हाँ। रही। नमस्ते सर। हाँ, आईआर आपकी रुचि है और ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस भी ऑप्शनल पढ़ा है। जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो 100वां संविधान संशोधन है उसको आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से कैसे देखते हैं? और सर हमारे जो पड़ोसी के साथ में जो संबंध सुधार करने थे डिस्प्यूट में, उसके लिए ये बेहतर था प्रयास सरकार के, और इसको मैं बेहतर ही मानूंगी सर। इससे हमारे संबंध और एक कदम आगे बढ़े बांग्लादेश के साथ में। अच्छा ठीक है।
बांग्लादेश से जो संबंध है उनके संबंध में है ये, तो इससे जी क्या डिस्प्यूट था जो इस संविधान संशोधन के माध्यम से सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया? सर, आजादी के बाद से हमारे कुछ एरियाज थे वो बांग्लादेश के हिस्से में थे, और कुछ बांग्लादेश के एरिया थे वो हमारे हिस्से में थे। बीच में एक जोन बन रहे थे, तो सर उस वजह से क्या है कि इनलीगल जो गतिविधियां थी वो बढ़ रही थी, सीमा विवाद भी हमारा बढ़ रहा था, और सबसे बड़ा सर था एक मानवीय संकट। जो उन एरिया में लोग रह रहे थे, भारत के एरिया के बीच में बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के एरिया में भारतीय लोग, तो उनको जो बुनियादी सुविधाएं थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो इन सब संकटों के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया था, और ये बहुत अच्छा प्रयास था। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपना सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं? सर, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में मेघालय और असम दोनों तरफ से करता है, और त्रिपुरा करता है सर। और त्रिपुरा एक और बांग्लादेश के बीच जो हमारा बॉर्डर है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म का यूज होता है, जैसे LAC है, LOC है, इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक नेम है उसका? सर, बांग्लादेश और भारत की जो पूरी बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ बॉर्डर ही कहते हैं, क्योंकि नहीं, बांग्लादेश की त्रिपुरा जो के लिए स्पेशली त्रिपुरा के लिए बताइए आप। माफी जीरो चाहूंगी लाइन मुझे। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपने सुना है? जीरो लाइन ऐसे कोई वर्ड सुना है आपने? सर सुना है, पर मैं त्रिपुरा के बारे में एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला रणनीति, क्या है ये? सर ये एक अमेरिकी जो थे राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये टर्म्स दिया था, और उसमें के तहत ये था कि चीन की रणनीति है जो हिंद महासागर में बंदरगाह के तहत भारत को घेरने की नीति है, जिसमें म्यांमार से लेके बांग्लादेश, म्यांमार का कोको बंदरगाह, बांग्लादेश का बंदरगाह चटगांव, उसके बाद में श्रीलंका का हम्बनटोटा और ग्वादर बंदरगाह, इसके तहत भारत को घेरने की रणनीति है। ठीक है, कृषक परिवार से आप संबंध रखते हैं, अभी 3 कृषि कानून बहुत चर्चा में रहे हैं, तो क्या इनको पहली बार जब लाया गया था तो क्या अध्यादेश के माध्यम से शुरुआत में आए थे या इन्हें पारित किया गया था उस समय? जी सर, 5 जून को ये अध्यादेश के द्वारा ही लाए गए थे। तो इतने महत्वपूर्ण कानून अध्यादेश के माध्यम से लाना कोई चर्चा नहीं, क्या एक लोकतंत्र के लिए एक बेहतर कदम था या फिर इसके लिए और इंतजार किया जा सकता था? सर इसके बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगी। सरकार की जरूर मंशा रही होगी कि अगला जो कृषि ईयर चालू हो रहा था 1 जुलाई से शुरू होता है, तो हो सकता है सरकार ने उसको मद्दे नजर रखते हुए 5 जून को इसको लाया था। ठीक है, अभी ब्रिक्स को लेके चर्चा में बहुत कुछ रहा है इन दिनों, जी तो क्या क्या पढ़ा है आपने इसके बारे में, कुछ बताइए। सर, अभी हाल ही में भारत के उसके अध्यक्षता में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी सर, पर अभी इतना ही मुझे एग्जैक्ट, अभी मैं इसके बारे में पढ़ नहीं पाई सर। इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन कौन से कंट्रीज हैं ब्रिक्स में? सर ब्रिक्स में ब्राजील है, और चाइना है, इंडिया है, रूस है और साउथ अफ्रीका है। लास्ट कौन सा हुआ था, इसका हिस्सा कौन सा देश बना सबसे अंत सर में? 2009 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, पहली बार सदस्य के रूप में इसने 2010 में मीटिंग में भाग लिया था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, क्या था जब इसे स्थापित किया गया था? सर ये तेजी से विकसित हुई कंट्री है, जो आपस में एक राजनीतिक और साथ में आर्थिक रूप से सहयोग करने का इनका में मुख्य मंशा थी। ठीक है, जालोर से आप ताल्लुक रखते हैं, जालोर जिले में आप रहे हैं, महिला साक्षरता की स्थिति काफ़ी वहाँ पर विकट रही है, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन? आप वहाँ पर प्रशासक के तौर पे जाओगे तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? 3 प्राथमिकता बताइए आप मुझे महिला शिक्षा जालोर को में लेकर। महिला शिक्षा को लेकर सर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, और अभी व्यापक स्तर पे। दूसरा सर, लोगों का जो माइंड सेट है, विशेषकर माता पिता और समाज सबका, उसको बदलना होगा, और वो कैंपेनिंग के माध्यम से या रोल मॉडल के द्वारा, या किसी, मैं खुद भी एक रोल मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर सकती हूँ, उससे बदला जा सकता है। और तीसरा सर, कि आवासीय जो विद्यालय है उनको बढ़ावा देना होगा, बालिका आवासीय विद्यालय, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण स्तर पे जो बच्चियां पढ़ भी रही है तो वो 5वीं 10वीं तक ही पढ़ पा रही है, तो आगे की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय को भी बढ़ावा देना होगा,
इसके लिए हम CSRI या NGO की मदद ले सकते हैं। ठीक है, आपको मैं 1.5 मिनट का समय देता हूँ। अंतिम सवाल है मेरा। आपके सामने कुछ अभिभावक हैं, वो तैयार नहीं हो रहे हैं अपनी बच्चियों को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए, आवासीय विद्यालय में। उनको कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि उनको उनकी सुरक्षा को लेके। तो आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? आप चाहें तो अपनी लोकल लैंग्वेज जालोर की जो है उसमें बता सकते हैं, हिंदी में, जैसे भी आपको ठीक लगे। बताइए आप कैसे करेंगे। थे थोड़े जो बेटियां उन्होंने की नहीं मिलोरिया स्कूल थे यू होशरिया के वटे सुरक्षित नहीं है। तो एड़ो नहीं है, हॉस्टल रे में गार्ड भी है, रजिस्टर भी है, तो वणो में आवा जावारी एंट्री भी है, CCTV कैमरा भी लागो लावे जो पूरा ध्यान रहे। तो थोड़े यूं तो मत ही हो सके भाई बेटियां सुरक्षित नहीं है। हॉस्टल में यूं भी है कि हवाला 6 बजे होती जो हाजरा 6 बजे होगी बाहर जाई काम तो सेकंड नहीं जाई का। तो एड़ो कोई नहीं है। बाकी हैंग जगह छोरियां बने तो थे यू कोई हो सके थोड़ी से एकली बेटी है घना जना थे यू कोई हो सके मैं खुद अतर साल थी बाहर रही हूँ हमारे हाथे तो कोई नहीं हुआ। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट मेंबर प्लीज, नेक्स्ट मेंबर। जी। आप जालौर से हैं? जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मुझे कृषि क्षेत्र में जालौर के सामने क्या चुनौतियां हैं, आप कैसा फील करते हैं किसानों के सामने? कृषि का सबसे बड़ा तो हमारा प्रॉब्लम है कि कोई बड़ी मंडी नहीं है जालोर में अभी भी। एक छोटी मंडी है जालोर जी धिनमाल में, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा प्रॉपर रोड नहीं है जालोर में जिससे परिवहन की जो हो। तीसरा सर किसान जो है वो मतलब वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं करते, एक एक होड़ सी है अंधाधुंध जो बीजों की या कीटनाशक का प्रयोग करने की। तो ये 3 मुख्य रूप से समस्या है। ओके। और जालौर जो है एक विशेष फसल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, वो कौन सी फसल है? सर जालोर हमारे इस सब और जो घोड़ा जीरा होता है दोनों खादा जीरा और घोड़ा जीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसबगोल को देखा आपने उगे हुए, देखा खेत में? जी सर। कितनी ऊंचाई होती है पौधे की? सर लगभग घुटनों से तक होती है। अच्छा, इसबगोल बोते तो किस भाव जाती है, मतलब बाजार में क्विंटल के हिसाब से? सर इस सब का भी एग्जैक्ट मुझे प्राइस का पता नहीं है। मुझे पता है, ये कम से कम 20-25 हजार रुपए लगभग जाती है। क्या वजह है कि अच्छा। लोग इसबगोल नहीं बोते? इतनी अच्छी पैसे आप उसके पा सकते हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं सर बोते? इस सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ राजस्थान में जो मावट होता है वो इस सब की जब फसल पक के तैयार हो जाती है उस वक्त ही मावट ठीक का समय होता है और जैसे मावट होता है। है, जी। समझ गया। ये रिस्क रहता है, ओके। जी। ऐसी और फसल भी है जिसमें ये रिस्क होता है, कौन सी है वो? वो बिकती तो सर बड़ी जीरे महंगी है की। लेकिन। जीरे की है, ठीक है। जी। सरदार सरोवर बांध के बारे में सुना आपने? जी सर। ओके। कौन कौन से जिले हैं जो इससे लाभान्वित हैं राजस्थान के? सर जालोर का सांचौर क्षेत्र और बाड़मेर। एक महिला का नाम इस सरदार सरोवर बांध से जुड़ा हुआ, काफी एजुकेशन करती हैं, उनका नाम क्या है? मृदा पाटेकर जी। वेदा पाटकर जी हैं। क्या मांग है उनकी? सर वो जो वहाँ पे जो आदिवासी समुदाय प्रभावित हो रहा था बांध की जो ऊंचाई को लेके, तो विस्थापित जो समुदाय था उनको लेके उनका ज्यादा था मांग की सर। इनका ऊंचाई से लेकर दिक्कत थी कि वहां से विस्थापन को लेकर दिक्कत थी? सर ऊंचाई बढ़ने से जो बांध का जो कैचमेंट एरिया वो बढ़ जाता और उससे ओके। और ज्यादा आदिवासी समुदाय डूब क्षेत्र में आ जाते, तो उसको लेके उनका मेन विरोध था। ओके, चलिए। आप आपके क्षेत्र में अब खेती की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि किस नस्ल की भैंस यहाँ बड़ी अच्छी प्रसिद्ध है पशुओं के अंदर? एक विशेष है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी नस्ल है वो? सर भैंस तो सर माफी चाहूंगी भैंस का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, गिर नस्ल की गायें किस क्षेत्र में होती हैं? सर गिर मुख्यतः तो अजमेर के आसपास होती है और गुजरात का जो गिरनार वाला प्रदेश है वहां पे होती है। ठीक है। भीनमाल क्यों प्रसिद्ध है? भिनमाल सर अपने जो प्राचीन इतिहास है साथ में इतिहास जो अपने वहाँ के माघ ऋषि और जो ना प्रतिहार वंश की राजधानी के रूप में माघ ऋषि के जन्म स्थान के ब्रह्मगुप्त के जन्म स्थान के तौर पे
साथ में सर यहाँ पे थाईलैंड जो भी आए थे चीनी यात्री, उन सबके साथ साथ में वर्तमान में भीनमाल एक हमारा बहुत मुख्य कस्बा भी है सर। तो इस यहाँ सबके की कारण जूती, यहाँ की तो जूतियां ही बहुत फेमस है। जी सर। अच्छा, क्या वजह है कि यहीं की जूतियां फेमस ज्यादा है, वजह क्या है? सर भीनमाल में जो जूतियों का कारोबार किया जाता है वो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता आया है। तो जो कला है वो एक उत्कृष्ट श्रेणी पे स्तर पे पहुंच गई है। तो भीनमाल की जूतियों की जो कंफर्ट है, उसकी कसीदाकारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से भीनमाल की जूतियां काफी प्रसिद्ध है। डायरी लेखन भी आप करते हैं? जी ओके, किस दिन शुरू किया था आपने डायरी लिखना? सर, मैं जब जोधपुर पढ़ाई के लिए आई थी तो एक भाई साहब थे, उनके प्रेरणा से मैंने डायरी लेखन लगभग 2012 के आसपास किया था। ओके, अच्छा, चलिए। उस दिन, पहले दिन आपने क्या लिखा था आपके डायरी में, वो आप याद कर पा रही हैं तो बताएं, किस विषय पर लिखा था? यदि आपको विषय बता सकती हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप उसको विस्तार से बताएं, किस विषय पर लिखा था आपने? सर पहले दिन जो डायरी लिखन था, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी है नहीं वो डायरी, पर मैंने ऐसे पूरे दिन का डिटेल ही लिखा था सर। लेक्चर तरीके से नहीं लिखा पूरे था, दिन का वो कोई मुझे याद विशेष घटना नहीं है उस दिन? नहीं सर। वो उस दिन मैंने ऐसे नौ सिक्कियों की तरह ही लिखा था सर। वो दिन याद है आपको, किस दिन आपने डायरी पहली बार लिखी थी? नहीं सर, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। ओके। जिस दिन आरएस का रिजल्ट आया था मेंस का, उस दिन आपने अपने उस दिन को किन शब्दों में बयां किया था अपनी डायरी में, मुझे वो बताइए, क्या भावना थी उस दिन की, आप बताइए। सर मेरा पूरा परिवार खाना खा रहा था और मेरा रिजल्ट आ गया था, तो मैं रिजल्ट देखने से पहले वेट कर रही थी कि वो खाना खा ले, क्या पता रिजल्ट कैसा होगा। और उसके बाद में रिजल्ट आया, अच्छा था। तो उसके बाद में मेरे जो पिताजी के आंखों में एक मेरे प्रति एक प्राउड का जो मोमेंट था, वो मुझे उनकी आंखों की जो चमक थी वो काफी अंदर तक छू गई थी, तो वो मैंने लिखा था। वो आपने अपनी डायरी डायरी में शब्दबद्ध किया उस पूरे दृश्य को। अच्छी बात है। समसामयिक जो मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, उसको आप फॉलो करती हैं? आजकल आप किन मुद्दों को फॉलो कर रहे हैं, वो आप मुझे बताइए। तभी अभी जैसे यहाँ पे जो इजराइल और इसका वॉर हुआ था, फिलिस्तीन का जो ठीक विवाद है। हुआ था, वो ओके, और उसके अलावा? उसके बाद में सर इजराइल में जो उठापटक हो रही है वो हमारे पड़ोसी राष्ट्र में नेपाल में अभी कल उनके सॉरी कल ही उन्होंने, उनके पीएम ने एक बयान दिया भारत के बारे में, वो सर पढ़ा था मैंने। इसके अलावा सर अभी तो इतना ही रिकॉल कर। इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में कोई समसामयिक मुद्दे आपको दिखाई देते हो इंडो पैसिफिक रीजन के? तो अभी लेटेस्ट तो नहीं, पर सर इंडो पैसिफिक में जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो सर मुझे अभी तक ध्यान में आ रही है। और सर अभी हाल ही मैं आपसे पूछूं, इंडो पैसिफिक हम क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? आप मुझे केवल एरिया बता दीजिए। सर पूरा प्रशांत महासागर और साथ में पूरा हिंद महासागर, जो अफ्रीका अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट से लेके अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी तट तक सर, महासागरीय क्षेत्र। ओके। इसका कोई डेफिनेशन है, या आप मतलब पब्लिक डोमेन में जो ऐसे यूज्ड टर्म शब्दावली है उसके हिसाब से बोल रही है? सर इसमें ये एग्जैक्ट नहीं है, पर सर इसमें ये लगभग 2007-8 से ये शब्द आना शुरू हुआ था। हमारे एक नेवी के ऑफिसर थे, उन्होंने पहली बार दिया था जापान के संदर्भ में। उसके बाद में सर ये शब्द को अमेरिका ने विशेष रूप से उपयोग किया उनके जो रक्षा डॉक्यूमेंट में उसमें, और बाद में मीडिया द्वारा इसको लगातार प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि भारत को चीन से ज्यादा खतरा है कि पाकिस्तान से? सर भारत को चीन से ज्यादा खतरा मैं मानती हूँ। एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी को खतरा होना, क्या ये स्वाभाविक है? सर अगर पड़ोसी हमसे ज्यादा ताकतवर है और हमसे ज्यादा आक्रामक है तो खतरे की बात है सर। तो पड़ोसी हमेशा कमजोर होना चाहिए? सर पड़ोसी कमजोर तो नहीं, पर शांति प्रिय और वहां पे एक विकास का मार्ग होना चाहिए, ताकि
कम से कम ऐसी जो अकानूनी गैर कानूनी गतिविधियां कम हो। अगर पड़ोसी विकसित और विकास की ओर बढ़ रहा है और साथ में वो बढ़ेगा, तो उनके जो राष्ट्र में गैर कानूनी गतिविधियां कम होगी और उससे उसका प्रभाव हम अपने देश पे भी कम होगा। ओके, चलिए कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। और जो अपने बोलिए मैडम, नेहा मैम बताइए। थैंक यू सर। हाँ मोर, अच्छा था आपका, बढ़िया था। आपका बोलने का तरीका भी अच्छा है। बस मुझे जो लगा कि आपको नॉलेज तो है, लेकिन आपको सब रिवाइज करने की जरूरत है एक बार। स्कीम्स वगैरह वो सब आपके माइंड से थोड़ी स्किप हो रही है धीरे धीरे। और जब आप शिक्षा की बात करते हो तो मुझे लगता है कि शिक्षा के बारे में आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने शिक्षा के लिए इतना फेस किया है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप, ठीक है, आप क्या करोगे शिक्षा के क्षेत्र में, या कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं जिनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन सी चलाई जा रही है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी बहुत अच्छे से देख लेना। और बाकी हाँ, जैसे आप जालोर से हो, कृषक परिवार से हो, वहाँ कृषि का बहुत ज्यादा है। तो किसानों से रिलेटेड स्कीम्स प्लस उनकी आय बढ़ाने के लिए और क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। जैसे इसमें जीरे की फसल खराब हो जाती है या और भी कोई फसलों को नहीं उगाया जाता है, तो वो सब चीजें आप एक बार देख लेना। और महिलाओं का टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी वैसे ओवरऑल अच्छा है आपका, बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। मुझे ये लगा कि आपको आता सब कुछ है, पर अब आप भूल चुके हो, बहुत लंबा टाइम हो गया है। मैम मैंने योजना पढ़ी भी तो नहीं, अभी मुझे एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी फिर से, मैं भूल गई फिर से। हाँ ठीक है ना, तो महिलाओं रिलेटेड इश्यू और ये सारी योजनाएं, स्पेशली शिक्षा रिलेटेड, ये आप दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, बाकी ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा और आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू मैम। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट मेंबर बता हाँ, दीजिए। हाँ योगेंद्र जी। मोर कंवर को काफी कुछ आपका जो ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट थे और आईआर दोनों को मिक्स करके ही मैंने क्वेश्चन पूछे, तो अच्छा जवाब था आपका। पहला ही 100 कॉन्स्टिट्यूशन को लेके था। और बाकी नेबरिंग स्टेट पूछे वो भी बहुत अच्छा आपने बताया। फिर कृषि कानून पे हम जैसे ही आगे बढ़े थे वो थोड़ा सा देख लेना आप, अध्यादेश वाला उस पे अपनी सर बात उसका रख क्या देना आप। जवाब होगा, इसमें क्या जवाब हो सकता है? उस समय की आवश्यकता थी तो अध्यादेश का विकल्प चुना गया तो बेहतर था। उस समय की आवश्यकता थी ना, कृषि सुधार करने हैं। अब उसके विपरीत भी आप बोल रहे हो कि नहीं, वो एक बहस के माध्यम से आना चाहिए था, बहुत बड़ा निर्णय था, तो उसमें भी फेवर में तैयार कर लीजिए। अगर आप कहते हो सही नहीं था, अध्यादेश सही था, तो उसके फेवर में तैयार कर लीजिए। वो सर विषय हो इसमें मैं जाएगा, है एक ना। मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी, एक मिनट है ना मोर। इसमें आप एक बार वो विकास देवी कीर्ति जी वाला वीडियो दोबारा देख लेना। उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि वो क्यों उन्होंने अध्यादेश के थ्रू लाए थे और क्यों इस पे बहस नहीं हो पाई। अगर बहस हो भी जाती तो भी निर्णय क्या निकलता, वो वीडियो एक बार आप दोबारा देख लेना। उसमें आपके ओके। सारे डाउट्स कृषि कानून से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर, कंटिन्यू कर लीजिए आप। हाँ, फिर आपसे स्ट्रिंग और पल्स वाला पूछा, बिल्कुल एकदम आपने सही बताया। और बाकी ब्रिक्स वाला भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है। कई बार आप ऐसे कोट करते हो कि हमारे नेवी के उन ऑफिसर ने कहा है, उनने कहा है। हो सके तो थोड़ा सा बच जाना, क्योंकि उसमें फिर वो गहराई पे थोड़ा सा, जैसे ब्रिक्स वाले में चले जाएं तो फिर ओनील की संकल्पना है, तो फिर वो गहराई के स्तर पर चला जाएगा थोड़ा सा। आप संभाल तो लोगे, नो डाउट, बहुत अच्छी तैयारी है, हर जगह आपने एकदम सही बताया। लेकिन फिर भी इतनी रेंज क्यों दी जाए उसमें, है ना। जैसे ओके ये सर। था ना, इंडिया अमेरिका जब इंडो पैसिफिक टर्म यूज कर रहा है, और सामान्यतः पहले एशिया पैसिफिक यूज होता था। अब उसके ठीक। अंदर बीच में दोनों उलझेंगी वो चीजें, है ना। फिर हम सब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे। और बाकी तो पूरे इंटरव्यू के दौरान शानदार लगा। लास्ट वाला जो आपसे जब सवाल पूछ रहे हैं सर, जब आप पाकिस्तान चाइना के बारे में बता रहे हैं, वहां शायद शब्दों का निर्माण नहीं कर पाए, जो बोलना चाह रहे थे वो बात नहीं बोल पाए, जी जी है जी ना, जी। विकास वाली बात रख दी, तो वो ठीक है, बीच में प्रैक्टिस छूटी है। लेकिन ओवरऑल पिछले जो इंटरव्यूज थे उसकी बजाय आपका कम्युनिकेशन स्किल इस बार बहुत शानदार लेवल पे लगा मेरे को। ठीक है, इसको कंटिन्यू रख लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप कुछ पूछना चाहें, अगर मैंने कोई सवाल पूछा, आप कुछ उनमें से पूछना वो चाहें तो सर, पूछिए। उसका त्रिपुरा के बीच का बॉर्डर का नाम बता दीजिए। उसके लिए जीरो लाइन वर्ड यूज कर लीजिए। जीरो लाइन। हाँ, जीरो लाइन। बाकी मैं भी मेरा रजिस्टर खोलूंगा 2 मिनट बाद में, वहां मैंने नोट करके रख रखा है, वो आपको देख के बता दूंगा उसमें। फैनी रिवर तो सर पता है, बट जीरो लाइन वाला। हाँ, जो त्रिपुरा के लिए है ना स्पेसिफिक, तो वो मैं अभी जी। चेक करके आपको बता दूंगा।
है ओके, ना। थैंक यू। नंदू जी। हाँ, एक तो अभी योगेंद्र जी ने जो कहा ना, जी। इसमें आपने ध्यान रखना है स्पेसिफिक पल। एक तो पल्स के नाम बताना शुरू कर दिया आपने, कोकोस, बंदरगाह, आम्बन, कोटाई। केवल आप बंदरगाहों का नाम कह सकते हैं कि यहाँ इन इन देशों की बंदरगाह है, यहाँ पर उपस्थिति है उनकी, इतने काफी है। नाम नहीं बताना उनका अपनी तरफ से, है ना। और पहली बार नहीं बताना, जब वो पूछते हैं तब बताना है, नहीं तो ओके। डिटेल में ज्यादा हो जाएगा। और आपने कृषि वाला, जैसे जीरे की फसल और इसको अच्छा आपने मैनेज किया। मुझे पता था कि आपको जानकारी होगी अच्छी खासी इसकी। हम्म, बाकी मैंने क्या पूछा था, ठीक है। इसमें एक हम्म शुभम, आ, आपने आ, वो आप क्यों पढ़ाई पाकिस्तान नहीं वाला। कर पाए? पाकिस्तान वाला बताएंगे, हाँ। एक मैडम का सवाल था, आप क्यों नहीं कर पाई कंटिन्यू पढ़ाई, तो वहां पर बच्चों के प्रति वो थोड़ा सा, इसको आपने रीऑर्गेनाइज करना है वापस शब्दों को। इसमें बेशक हमें पता है कि रियल जो सिचुएशन वही थी कि भी बच्चों को नहीं पढ़ाते थे फिर, लेकिन बावजूद इसके सोसाइटी को थोड़ा सा हमने शब्द चयन में ना, इसको ये कुछ रीजन है ना उसको, सर ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, इन शब्दों में ऐसे करना है। थोड़ा सा शब्दों में उनको रोना, ये सवाल पूछ सकते हैं थोड़ा सा और ज्यादा, बजाय हम ये नहीं कहें कि सर हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी सिचुएशन बदली है। पुराने समय में ट्रेडिशनली हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, वो जो हमारे पूरे राजस्थान की बतानी है, केवल आपके क्षेत्र की नहीं बतानी है। पूरे राजस्थान में बालिका शिक्षा की स्थिति मतलब दयनीय थी। तो अपने रीजन के बजाय आप पूरे राजस्थान को ले सकते हैं कि हमारे यहाँ सर थोड़ा सा बच्चों को इतना नहीं पढ़ाते थे, अब अच्छा हो रहा है सर, उसमें लेके जाना है। और जो पाकिस्तान वाला था ना, मैंने जानबूझ के पूछा था कि आपसे आंसर यही आएगा कि भाई चाइना से खतरा है। सीधा बोलने के बजाय इसको थोड़ा सा टालम टोल ही करना है कि सर हमारे पड़ोसी हैं, कुछ मनमुटाव है। लेकिन मुझे लगता है कि ओके। हाँ, चुनौती है सर थोड़ी सी, रिश्ते थोड़े से तल्ख हैं, तो ये चुनौती है हमारे सामने, बजाय सीधा उनसे वो नहीं करना है हमने। तो ये पूछेंगे सवाल, संभवतः हो सकता है ना। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बहुत अच्छा है मैम, बहुत ही एक्सीलेंट, आपका कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। ओके। बाकी जो ये तो होता ही है छोटा मोटा। और पूछिए आप कुछ।